स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कल के टॉपिक में हमने डिस्कस करा था माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो हमने कल माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम नए टॉपिक के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, यानी कि हमारी इकोनॉमी के अंदर हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं। जैसे आप जानते हैं कि कोई भी बिजनेस है, कोई भी बिजनेस की हम स्टार्ट करें, अगर उसमें हमें कुछ फायदा है तो उसका कुछ नुकसान भी है। इसी तरह हम जब इकोनॉमी को चला रहे हैं, और ऐसा तो है नहीं कि हमारी इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी की क्या है। सबसे पहले इकोनॉमिक प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले हम ये जानेंगे कि इसका मतलब क्या है। सेंट्रल प्रॉब्लम का मतलब ये है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज कंसर्न विद द यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्स, यानी कि जो इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम है वो किस तरह की प्रॉब्लम से डील करती है, वो है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी होने का मतलब हमारी जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो सारी की सारी सिर्फ एक वर्ड के अंदर ही कवर हो जाती है। स्कार्स का मतलब होना कमी, यानी कि हमारे पास कमी होना। हमने जैसे कल भी डिस्कस करा था कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन जो हमारी वांट्स है वो अनलिमिटेड है। तो यही हमारी लिए सबसे बड़ा इशू है, हमारी वांट्स का अनलिमिटेड होना। उन अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से किस तरह सेटिस्फाई करें, यही हमारी सबसे बड़ी सेंट्रल प्रॉब्लम है। अब अगर हम इसको और डीप में थोड़ा पढ़ें तो आगे हम स्टडी करेंगे कि सेंट्रल प्रॉब्लम का कारण क्या है, कि क्यों ये प्रॉब्लम जो है हमारे पास अराइज होती है, जिसमें हमने सबसे मेन कॉन्सेप्ट तो पढ़ ही लिया है, रिसोर्सेज की कमी होना। क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम है और हमारी जो वांट्स है वो ज्यादा है। तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है वो यही होता है, हमारी अनलिमिटेड वांट्स, यानी कि हमारी बहुत सारी जरूरतें, यही सबसे बड़ी हमारी क्या है प्रॉब्लम। दूसरे हम पहले डेफिनेशन में क्लियर कर चुके हैं, स्कार्सिटी होना। स्कार्सिटी का मतलब किसकी, रिसोर्सेज की स्कार्सिटी। और थर्ड है ऑल्टरनेटिव यूज। ऑल्टरनेटिव यूज का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी एक रिसोर्सेज पड़ा है, उस रिसोर्सेज का एक जगह यूज नहीं होता, उस रिसोर्सेज का बहुत सारी जगह यूज होता है, जिसके कारण हमारे पास रिसोर्सेज रिड्यूस हो जाते हैं। और अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारी मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स है कौन कौन सी। ये तो हमने बेस क्लियर करा कि सेंट्रल प्रॉब्लम कैसे कहते किसे हैं, और अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारी इकोनॉमी में मेन सेंट्रल प्रॉब्लम चल कौन सी रही है। तो आप जरा से ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, यानी कि हमारी इकोनॉमी जो है वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को सफर कर रही है। सबसे पहले तो आता है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब किस वस्तु का, यानी कि किन गुड्स का और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाए, कितनी क्वांटिटी में किया जाए। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, ये सबसे पहले हमारी जो प्रॉब्लम है हमारे सामने अराइज होती है। यानी कि सबसे पहले जो हमारी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स वो ये है कि गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया कितना जाए और कितनी क्वांटिटी में किया जाए। ये तो थी हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम। और दूसरी प्रॉब्लम जो हमारे सामने आती है, हाउ टू प्रोड्यूस, उत्पादन किस प्रकार, यानी कि प्रोडक्शन किया किस तरह से जाए। अब ये तो पता लग गया गुड्स और सर्विसेज को कितनी क्वांटिटी में यूज करें, अब ये भी पता लगाना है कि प्रोडक्शन किया कितना जाए। और एट लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप कोई भी चीज बना रहे हो, बना किसके लिए रहे हो, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हो। ये हमारी तीनों क्या है, इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम है। अगर हम फर्स्ट वाले को क्लियर करें, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, कि वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाए कितनी मात्रा में। अगर हमारे पास
एक्सेस में प्रोडक्शन हो गई तो हमारी तब भी वेस्टेज है, तब रिसोर्सेज की वेस्टेज है, क्योंकि हम पहले इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में क्लियर कर चुके हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और हमारी वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। इसलिए हमें लिमिटेड रिसोर्सेज का जो यूज है वो बड़े ध्यान में रह के करना है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज का, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कई बार हमारे पास एक्सेस में स्टॉक प्रोड्यूस हो जाता है जिसके कारण हमारे रिसोर्सेज की वेस्टेज और लॉस ऑफ आउटपुट, मनी, कॉस्ट, टाइम सब फॉल, यानी कि एक चीज को नहीं खत्म करता, बहुत सारी चीजों को खत्म कर देता है। फिर दूसरा आता है हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरीके से प्रोडक्शन को किया जाए। यानी कि अगर हम देखें प्रोडक्शन करने के भी दो तरीके हैं, यानी कि हम दो टेक्निक्स का यूज करते हैं प्रोडक्शन को करते समय, कि हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज कर रहे हैं या कैपिटल। लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या है, वहां पे हमें ह्यूमन बींग्स की ज्यादा जरूरत है, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में हम मशीनरी का यूज करते हैं। अगर हम मशीनरी का यूज करते हैं किसी फिक्स्ड एसेट का, एक बार हमारा ह्यूज अमाउंट उसके ऊपर लग जाता है, फिर लाइफ टाइम के लिए उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट है, पर साथ साथ उसकी डिसएडवांटेज ये है कि जिस भी मशीनरी को आप लेके आते हो हर साल उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता जाता है। दूसरी तरफ अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करें तो वहां पे हमें लेबर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, और जितना काम एक मशीनरी 1 आवर में करती है उसके कंपैरिजन में लेबर वर्क इतना नहीं कर सकते। पर अगर हम लेबर इंसेंटिव को छोड़ के कैपिटल पे जाएं तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारे लिए एक तरह की सेंट्रल प्रॉब्लम ही है कि कौन सी टेक्निक का हम यूज करें, लेबर इंटेंसिव का करें कि कैपिटल इंटेंसिव का करें। उसके बाद आती है प्रोडक्शन किया किसके लिए जाए, किसके लिए प्रोडक्शन हम कर रहे हैं। तो कह रहा है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, क्योंकि हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक प्रोड्यूसर जो है, एक मैन्युफैक्चरर जो है वो अपने पास तो नहीं रखेगा, उसको कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि ढंग से प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। अब हम डिस्कस करेंगे इन सारी चीजों का सॉल्यूशन क्या है, हमारे पास क्या सॉल्यूशन है सेंट्रल प्रॉब्लम इन डिफरेंट इकोनॉमी। जैसे कि हम सब जानते हैं हम हमेशा 3 तरह की मार्केट्स में वर्क करते हैं। एक होती है हमारे पास मार्केट इकोनॉमी, जिसको हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी उसको बोला जाता है, मार्केट इकोनॉमी कह लो, कैपिटलिस्ट कह लो। और दूसरी है हमारे पास सेंट्रल इकोनॉमी, जिसको हम बोलते हैं सोशलिस्टिक। और लास्ट आती है हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि हमारे पास सोशल और कैपिटलिस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर हम बात करें मार्केट इकोनॉमी, जिसको हम कह रहे हैं कैपिटलिस्ट, ये वो इकोनॉमी है जिसमें सारा का सारा जो कंट्रोल है वो मार्केट फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी प्रोडक्ट की या किसी चीज की मार्केट में डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। यानी जो हमारी मार्केट फोर्सेस हैं वो हमारी क्या है, डिमांड और सप्लाई, यानी कि डिमांड और सप्लाई मिलके इसमें डिसाइड करते हैं। और उसके बाद हमारे पास आती है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट में जिसमें गवर्नमेंट का सारा कंट्रोल होता है, सारी की सारी चीज किसके ऊपर बेस्ड है, गवर्नमेंट के ऊपर। एट लास्ट मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड में हाफ हमारा रहता है कैपिटलिस्ट और हाफ रहता है सोशलिस्ट। और हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है वो भी मिक्स्ड है, पब्लिक और प्राइवेट के साथ। अब हम इस टॉपिक से हटके एक नए टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज्यादा यूज होता है। ये जो हमें टॉपिक मिलेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें ये पता लगेगा कि हम अपने रिसोर्सेज को वेस्ट होने से कैसे बचाएं और किस तरह से उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, जिसको बोला जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यानी कि हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें हमें ये पता लगेगा किस तरह से हम दो रिसोर्सेज का प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ यूज करें। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, alternative production possibility of two sets of goods with the given resources and technique of production। यानी कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है हमें ये रिप्रेजेंट करता है किस तरह से हम गुड्स के दो सेट्स का ढंग से यूज कर सकते हैं विद लिमिटेड रिसोर्सेज एंड प्रॉपर टेक्निक ऑफ
प्रोडक्शन। अगर हम इसकी assumption पढ़ें कि क्या हमें रिप्रेजेंट करता है, इसकी assumption ये कहती है कि हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जो उत्पादन के साधनों की यानी कि हमारे पास प्रोडक्शन के जो रिसोर्सेज है वो कांस्टेंट है। और इसका कहना है कि फुलर और ढंग से जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज है हम उनका यूज करें। टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है और लास्ट हम इसमें दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को स्टडी करते हैं। जैसे कि अब हम डायग्राम में देखेंगे कि किस तरह से जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है आपके सामने रिप्रेजेंट होगा। यहाँ पे हम कर्व की हेल्प से समझेंगे। अब इसको यहाँ पे कर्व बनाया हमने, एक तरफ o एक्सिस और एक तरफ हमारा रहेगा y एक्सिस, और एक तरफ हमारे पास गुड्स ले रहे हैं व्हीट और दूसरी तरफ हम ले रहे हैं क्लोथ। यानी कि हम देखेंगे किस तरह से क्लोथ्स को हम और व्हीट के कॉम्बिनेशन को जज करते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की हेल्प से हम किस तरह से मेंटेन करते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम देखें, नंबर लेंगे 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12, और इसी तरह हम देखेंगे दूसरे कॉम्बिनेशन का कितना यूज करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम एक कॉम्बिनेशन 10 से उठाते हैं, 10 से हम बनाते हैं इसके ऊपर, दूसरा हमारा बनता है 6 के साथ, वो रहेगा हमारा 4 के ऊपर, और एट लास्ट जो हमारा बनेगा थर्ड वाला जो कॉम्बिनेशन है उससे हमारा 12 से इस तरह से कर्व जो है वो मूव होके 6 के ऊपर आ रहा है। यानी कि कॉम्बिनेशन हमारा ये बन गया। इसको भी हम इसके साथ मिला देंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक पॉइंट ए ये हो गया, एक पॉइंट बी ये हो गया, एक पॉइंट सी ये हो गया और एक पॉइंट डी हमारे पास ये हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, और ये एक ऐसा पोर्शन है ई जहां पे क्या है, अनअटेनेबल, यानी कि जिस चीज को हम अटेन नहीं कर सकते, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है। और बीच में अगर हम देखें एक ऐसा एफ पॉइंट है जहां पे इनएफिशिएंसी हो रही है रिसोर्सेज की। ठीक है, इनएफिशिएंसी क्या है, रिसोर्सेज की। तो आप इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। अब हम इसमें अगर एक चीज को नोट करें, यहां पे हमें ये लगता है कि हम ए का प्रोडक्शन करें तो 12 बेल्स क्लोथ्स का प्रोडक्शन होगा। उस टाइम पे व्हीट का कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। अगर इसके अपोजिट डी का कॉम्बिनेशन यूज करें तो 6 टन व्हीट की प्रोडक्शन होगी, पर उस टाइम पे हम क्लोथ की कोई प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इन दोनों कंडीशंस में हमारे पास ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है इस कर्व के ऊपर आप देख सकते हैं। तो यही काम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का कि ये दो कॉम्बिनेशंस के गुड्स को रिप्रेजेंट करता है विद टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन एंड विद लिमिटेड रिसोर्सेज। अब इसकी कुछ assumptions हैं। ये क्या कहता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो स्लोप है वो हमेशा डाउनवर्ड जाता है, और ये जो कर्व है production possibility curve is concave to the point of origin concave. Thank you.